हिमाचल चूँकि एक पहाड़ी प्रदेश है और इस पहाड़ी प्रदेश की एक खासियत है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। और इस प्रकृति में अनेक प्रकार के ऐसे वानस्पतिक पौधे हैं जो अपने आप में औषधीय गुण भी रखते हैं, पर्यावरण को तो महत्व दे ही रहे हैं। ऐसा ही एक पौधा है, ऐसी ही एक वनस्पति है यहाँ काफल। इसी संदर्भ में आज का हमारा विषय है काफल फल की महत्ता। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संगीता एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष लेकर कार्यक्रम कृषि दर्शन। और इस अंक में आज हम बात करने वाले हैं काफल की महत्ता पर। काफल आखिर है क्या, किस तरह की जलवायु की आवश्यकता इस पौधे को रहती है, किस तरह के औषधीय गुण अपने आप में ये लिए हुए हैं, पर्यावरण में किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहा है, वानिकी विभाग और विश्वविद्यालय किस प्रकार की योजनाएं बना रहा है, किस तरह के कार्य इसके संरक्षण और परिवर्धन के लिए कर रहा है, इन सभी प्रश्नों पर आज हम बात करने वाले हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और इस बीच इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर युर्मिला। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस विशेष कड़ी में आपका। आप YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के जो सब ये कैंपस थुनाग में हैं, वहाँ आप बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है। हमारा सौभाग्य है आज आपके माध्यम से आज के इस विषय पर बातचीत होनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में डीडी हिमाचल। जी धन्यवाद मैम। जैसा कि हमारा विषय है काफल की महत्ता, तो सबसे पहला सवाल मुझे लगता है दर्शकों के जहन में भी उठ रहा है और मेरे जहन में कि काफल है क्या, इसके संदर्भ में जानकारी दें और साइंटिफिक इसका नाम क्या है, इस बारे में भी हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी 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 मैम। काफल जो है यह एक बहुउपयोगी मध्य पर्वतीय क्षेत्र का जंगली फल है। और अगर हम बात करें तो इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है जी। जैसे कफाव, काफल या और भी कई तरह के नाम हर जगह अलग अलग जगह में जाने जाते हैं। बट आप कह रहे थे साइंटिफिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है मायरिका एस्कुलेंटा और इसका सिनोनिम मायरिका नैगी भी है और ये मायरिकेसी फैमिली से संबंध रखता है। और अगर हम इसकी पहचान की बात करें कि हम इसको पहचानें कैसे, अब जिन एरिया में तो होता है वहाँ तो सभी ही इसको जानते हैं, बट और दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर इसको हम फलों को लगे हुए देखें तब तो सभी पहचान पाएंगे, पर अगर हमें ऐसे पौधे को पहचानना है तो इसकी जो छाल रहती है वो मटमैली भूरे रंग की रहती है और इसके शाइनी से कंटीले नोकीले पत्ते रहते हैं और इसे प्राइड ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है और यह उत्तराखंड का स्टेट फ्रूट भी है। इसके साथ ही यह उत्तराखंड का स्टेट फ्रूट भी है। जी मैम। एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपने आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने बताया कि किस तरह से जो है इसकी पत्तियों का आकार और इसकी छाल किस तरह की रहती है और उत्तराखंड का राज्य फल भी इसे कहा जाता है। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ है। इसके साथ ही ये भी जानकारी हम आपसे चाहते हैं कि किस तरह की जलवायु इस पौधे के लिए आवश्यक रहती है। जी मैम, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये मिड हिमालयन रीजन में पाया जाता है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, मतलब जहाँ थोड़ी ठंडी जलवायु रहती है। और यह जो पौधा है ये एसोसिएट है हमारे चीर पाइन और बुरांश का, तो इसे भी उसी तरह की जलवायु की आवश्यकता रहती है जैसे हमारे चील के और बुरांश के पेड़ों के लिए रहती है। और ये जो है 1300 से 2100 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जी ये तो आपने जानकारी दी कि मध्य हिमालय में पाया जाता है, लेकिन अब अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के किन किन क्षेत्रों में ये काफल जो है पाया जाता है, इस संदर्भ में भी हमें जानकारी दें। जी मैम, हम इसकी जानकारी को शिमला से ही स्टार्ट करते हैं। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है, जैसे शोगी के पास भी पाया जाता है और टूटू के पास और बहुत सारी जगह में पाया जाता है। और यहाँ से चलें हम फिर सोलन जिला में भी
पाया जाता है, सिरमौर में भी पाया जाता है, फिर आपके मंडी में भी कुछ कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, चंबा में भी और कुल्लू में भी मिड हिमालयन रीजन में पाया जाता है। जी, निश्चित तौर पर हिमाचल के मुझे लगता है जो ऊपरी क्षेत्रों के अलावा ये लगभग सभी जगह जो है ये पौधा पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हिमाचल से बाहर किन किन राज्यों में ये पौधा जो है पाया जाता है? मैम, अगर संदर्भ में भी हमें जानकारी दें। जी मैम, अगर हम हिमाचल के बाहर की बात करें तो यह पौधा हमारे उत्तराखंड में, जैसे मैंने पहले भी बताया, वहाँ का स्टेट फ्रूट भी है, वहाँ पे भी पाया जाता है। फिर असम में, अरुणाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है, ये तो आपने जानकारी हमें दी कि हिमाचल के अलावा भी अन्य राज्यों में ये फल या काफल जो है पाया जाता है। काफल की महत्ता आज हमारा मुख्य विषय है। तो सबसे पहला प्रश्न मनुष्य जीवन से जुड़ा हुआ रहता है कि क्या अपने आप में कुछ औषधीय गुण ये पौधा रखता है, ये फल रखता है या नहीं, कि इस संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी। जी मैम, जी ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, क्योंकि ये हमारे लोगों के लिए बहुत ही जानना महत्वपूर्ण रहता है कि इसका हम कौन कौन सा पार्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं बात करूं, अगर काफल ना केवल फल ही हमारे लिए औषधीय रूप से यूज़ होता है, बल्कि इसके हर एक पार्ट की अलग से एक महत्ता रहती है और आयुर्वेदा में ये बहुत टाइम से, पुराने टाइम से हमारे यूज़ हो रहा है। जैसे जो काफल का फल है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है और हमारे क्योंकि ये रसीला पौधा है, एक इसमें वाटर कंटेंट भी काफ़ी रहता है, तो ये हमारे पाचन को भी बनाए रखता है। साथ में ये जैसे आजकल कैंसर और स्ट्रोक जैसी जो बीमारियां हैं इनसे भी बचाए रखता है। और इसमें विटामिन सी भी रहता है जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जैसे कोविड के दौरान हमें सभी कहते थे कि खट्टे फलों को खाना चाहिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा इसके जो छाल का सार रहता है वो भी हम एज ए रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डायरिया में, पेचिश में या फेफड़े संबंधी बीमारियों में या एस्थमा में। तो इस तरह से इसके बहुत सारे औषधीय गुण रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो इसके फ्रूट को अगर हम जैसे खाते हैं, वैसे ये मौसमी फल है तो ये गर्मियों के ही मौसम में आता है, तो हम ये हमारी ऑक्सीजन लेवल भी बनाए रखता है और ठंडक प्रदान करता है गर्मियों के मौसम में। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और निश्चित ही काफल जो है हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से आपने बात कही कि कैंसर आज हर तीसरा इंसान कहता है कि ये कैंसर पेशेंट है, या बहुत सारी चीज़ों आपने ठंडक भी प्रदान करता है मनुष्य के शरीर को। औषधीय गुणों पर तो आपने बात कही, लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ महत्ता रखता है ये पौधा अपने आप में, इस संदर्भ में भी हमें जानकारी दें। जी मैम, जी जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके बहुत सारे गुण हैं और हम इसे बहुत सारे उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कही औषधीय गुण, पर औषधियों के अलावा अगर हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें तो उसमें भी ये बहुत ही महत्ता रखता है। जैसे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, जबकि यह एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, बट फिर भी ये क्षमता रखता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और साथ ही में ये इससे हम पशुओं के लिए चारा भी कर सकते हैं और फ्यूल वुड भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि विटामिन सी है, तो ये हमारे लिए एक वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है, रिड्यूसिंग शुगर भी है इसमें। एंड साथ में अगर हम बात करें तो इसे हम अपने वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे चटनी हो गया आपका, जैम्स के लिए, और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, ये बहुत सारे गुण तो आपने बता दिए, लेकिन क्योंकि
एक प्राकृतिक पौधा है तो निश्चित तौर पर पर्यावरण में भी, पर्यावरण के लिए भी किसी तरह से लाभकारी होगा, इस बारे में भी जी मैम, वैसे तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जो हमारी सॉयल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जैसे ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है पर फिर भी ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जी। इसके अलावा महत्ता पर ही दर्शकों बात हो रही है विशेष रूप से, तो इसी संदर्भ में डॉक्टर उर्मिला, आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए किस तरह से अपना अहम योगदान ये काफल, ये वनस्पति दे रही है, इस संदर्भ में हमें जानकारी दें। जैसे ये पौधा मैंने कहा कि ये मौसमी एक पौधा रहता है जो हमारे चैत के महीने में बाज़ार में आना शुरू हो जाता है और 2 से 3 महीने के लिए ये लगातार बाज़ार में लोकल वेंडर्स द्वारा लाया जाता है और इसका फल जो है काफ़ी कॉस्टली बिकता है, जैसे 400 से 500 रुपये प्रति किलो बाज़ार में जाता है। तो उस दौरान ये एक अच्छा सोर्स जो है लोकल लोगों के लिए साबित होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये प्रति जो पेड़ है वो 1200 से 15 किलो के आसपास प्रोड्यूस भी करता है एक पेड़। जी। तो अगर हम इसके उगाने की बात करें, अगर कोई किसान भाई इसे उगाना चाहता है, वैसे तो जैसा हमने बात कही कि एक प्राकृतिक पौधा है, लेकिन क्या इसे उगाया भी जा सकता है? अगर हाँ, तो इसकी विधि क्या रहती है, इस संदर्भ में भी जानकारी हमें दें। जी मैम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। पर जैसे कि आपने भी कहा कि ये प्राकृतिक पौधा है, वैसे अभी तक तो ये प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है, पर फिर भी जैसे हमारा विश्वविद्यालय भी इसमें काम कर रहा है, FRI देहरादून भी इसमें काम कर रहा है, तो इसके प्रवर्धन पे काम चल रहा है और हमारे विश्वविद्यालय ने भी इसमें सफलता प्राप्त कर ली है। इसको हम वैसे ये एक हार्ड टू रूट स्पीशीज़ है, बोलने का मतलब ये है कि इसमें जो रूटिंग बहुत टफ रहता है, इजीली नहीं आती है इसमें रूटिंग, अगर हम इसे कटिंग या लेयरिंग के थ्रू उगाना चाहे। पर हम इसमें कुछ ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ करके इसकी रूटिंग को हमने प्रयोगशाला लेवल तक सफलता प्राप्त कर ली है। और सीड भी जैसे इसका, अगर जिसने देखा होगा, इसकी कोट जो रहती है वो काफ़ी हार्ड रहती है, तो ये अंकुरित होने में कठिनाई देता है जो इसकी कोट रहती है सीड की। पर हमने इस पे भी सफलता प्राप्त की है कि इसको हमारी प्रयोगशाला में जर्मिनेट कर दिया गया है, पर अभी तक लोगों तक हम इसकी नर्सरी वगैरह नहीं पहुंचा पाए हैं। पर हमारे विश्वविद्यालय में निरंतर जो है इस पे शोध कार्य चले हैं, तो मुझे आशा है कि जल्द ही हम लोगों तक वो पहुंचा पाएंगे, नर्सरी यानी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पहुंचा पाएंगे। जी, आपने अपने वानिकी विश्वविद्यालय या वानिकी विभाग किस तरह से कार्य कर रहा है इस संदर्भ में हमें जानकारी दी, लेकिन जैसे कि बीच में एक बात उठी थी कि घास पत्तियों के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है या फिर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कितना जो है ज़रूरी समझ रहे हैं या कितना गैर ज़रूरी है इसे इस तरह से प्रयोग करना, कितना अनुपयोगी या उपयोगी साबित होता है? जी मैम, जैसे मैंने कहा कि इसकी नेचुरल ही पॉपुलेशन है, तो हमें इसको नेचुरली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो इसकी पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले कि जैसे मैंने कहा ये चीर पाइन का एसोसिएट है, तो चीर के जंगलों में आग का भी बहुत डर रहता है और बहुत आग लगती भी है चीर के जंगलों में। तो हमें क्या चाहिए कि आग से भी बचाना है जंगलों को, और साथ ही में पशुओं को चुगाने के लिए भी नहीं ले जाना है, स्पेशली जब ये ग्रो कर रहा हो, इसकी रीजनरेशन हो रही हो, उस दौरान हमें वहाँ पे पशुओं को चराने भी नहीं ले जाना है। और इसके साथ साथ मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी अनुरोध रहेगा कि जिन एरिया में इस पौधे की नेचुरल पॉपुलेशन है उस एरिया को चिन्हित कर स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाए। जी,
निश्चित तौर पर जो आपने संदेश दिए या किस तरह से जो है इसे बचाया जाए, इस पर आखिर में हम एक बार और सवाल करेंगे। लेकिन आपका विभाग वानिकी विश्वविद्यालय या वानिकी विभाग इस तरफ किस तरह के कदम उठा रहा है इसे संरक्षित करने के लिए, इसे बचाने के लिए क्या प्रयोजन विशेष रूप से कर रहा है, इस संदर्भ में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। जी मैम, हमारा विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी मेंशन किया कि हम इसके प्रवर्धन पे काम कर रहे हैं और इसकी जेनेटिक वेरिएशन पे भी काम कर रहा है हमारा विश्वविद्यालय, नौनी विश्वविद्यालय, कि हमने इसको डिफरेंट प्रोपेगेशन टेक्निक से प्रयोगशाला लेवल तक इसको जर्मिनेट भी किया है, सीड से भी और कटिंग से भी हमने इसमें रूटिंग में सफलता प्राप्त की है, और एयर लेयरिंग से भी, जिसको गुटी लेयरिंग भी बोलते हैं, जो पेड़ पे ही की जाती है। और इसमें हमने ग्रोथ हार्मोन्स का भी यूज़ किया है जो रूटिंग लाने में सक्षम रहा है। तो इस तरह के कार्य निरंतर चल रहे हैं जो अवश्य ही मतलब हमारे ग्रोअर को हेल्प करेगा कि हम आने वाले समय में जल्द ही इसकी, जहाँ पे पॉसिबल इसकी जलवायु है वहाँ पे इसकी प्लांटेशंस का निर्माण कर सकें। जी, जैसा कि आपने बताया वानिकी विभाग या वानिकी विश्वविद्यालय तो इस संदर्भ में कार्य कर रहा है, लेकिन एक सवाल और ये रहता है, जहन में उठना लाजिम है कि क्या हमारा किसान इस संदर्भ में अवेयर है, जागरूक है कि जैसा आपने बात कही कि आर्थिकी में भी किसी न किसी तरह से मदद कर रहा है, क्या किसान इस संदर्भ में जागरूक है कि ये हमारी आर्थिकी में भी मदद कर रहा है, इसे संरक्षित इस तरह से किया जा सकता है या किया जाना चाहिए इस संदर्भ में, और क्या इसके गुण है, इस संदर्भ में हम कैसे इन्हें जागरूक करें या आमजन को कैसे जागरूक करें? जी, ये मैम ये एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपने किया है जी। और ये सही बात है कि लोग इसके बारे में इतना जागरूक नहीं है, बस वही है कि हाँ जी फ्रूट आ रहा है जिस सीज़न में तो मतलब खा रहे हैं, या लोकल मार्केट में पर ये बहुत अच्छा प्राइस दे रहा है। और मेन हमें इसका यही एक ड्रॉबैक है कि इस क्षेत्र में हमारे कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, इन पौधों की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है कि हाँ इसकी इतनी वैल्यूज़ है, जैसे औषधीय वैल्यू हमने बताई, या वैल्यू एडिड प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि मतलब हर, जैसे हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी या जैसे सरकार द्वारा भी कोई कदम उठाए जाएं कि इन पौधों को जंगली, वैसे तो ना केवल काफल की ही अगर हम बात करें, हमारे हिमाचल की आपने भी शुरू में कहा कि बहुत सारे ऐसे जंगली फल हैं जिनको हम जिनकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, मतलब सभी ही जितने भी जंगली पौधे हैं वो नेचुरल हैं, उनमें कोई ना कोई वैल्यूज़, मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, पर हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। तो टाइम टू टाइम हमें कोई ऐसे कैंप या जैसे हम आज बात कर रहे हैं ऐसे मतलब थोड़ा प्रमोशन इन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे सभी लोगों तक या किसान भाइयों तक जिनको पता भी नहीं है उन्हें भी इस बारे में जागरूक किया जाए। निश्चित तौर पर जागरूकता बेहद ज़रूरी है। और इसके अलावा यदि हम इसके बाज़ार की बात करें कि व्यावसायिक रूप में इसे कैसे जो है मुख्य धारा में लाया जाए, या फिर हम इसके उत्पादन की बात करें तो इस संदर्भ में हमें जानकारी दें कि इसका उत्पादन और बाज़ार में इसे कैसे लाया जाए। जी मैम, इसका मैम जो उत्पादन रहता है वो अकॉर्डिंग टू वैसे ट्री वेरी करता है। वैसे कई बार ये श्रबी ग्रोथ में भी रहता है, मतलब एक छोटा पौधा भी रहता है, या फिर ट्री तक मतलब वृक्ष बनता है, तो उसके बेस पे इसका उत्पादन भी डिपेंड करता है। जैसे 1200 से 20 किलो तक इसका प्रति जो वृक्ष है वो प्रोड्यूस करता है जी। तो इसका जो मार्केट प्राइस यानी कि भाव जो है वो भी 400 से 500 किलो 400 से 500 रुपए प्रति किलो रहता है, और यह हम लोकल मार्केट में लोकल वेंडर द्वारा ही हमें मिलता है, तो लोकल लोगों को एक आजीविका का साधन भी है। और साथ ही में मैम अगर हम इसके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये बहुत ही एक आय का स्रोत रहेगा। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि मार्केट वैल्यू भी है, और
लेकिन एक जो आपने बात कही कि ये फल जो है क्या बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता? नहीं, या इसके लिए क्या किया जा सकता है? किसी और तरह से इसको प्रयोग करके, जैसे कुछ चीज़ों का अचार बनता है, हाँ। तो इस तरह से कोई ऐसा उपाय है कि इसे भी हम लंबे समय तक रख सकें? जी, ये पेरिशेबल फ्रूट है, जैसे इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे लोकल मार्केट तक ही अभी तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि इसकी कोई हमारे पास अभी टेक्निक नहीं है कि हम इसको दूर की मार्केट में ले जाएं। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में हमने पहले भी कहा कि जैसे हम इसको पिकल भी बना सकते हैं, या रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना दें, या फिर जैम्स बना दें, तो उस तरह से हम इसको थोड़ा ज़्यादा समय तक रख सकते हैं और लोगों को रोज़गार भी बना रहेगा। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि ये एक मौसमी फल है। हाँ, जो एक टाइम पीरियड के अंतर्गत ही जो है जंगलों में या पौधों में आता है ये फल। तो इस संदर्भ में आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि औषधीय गुण रखता है, पर्यावरण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। इसे संरक्षित कैसे रखा जाए, या जैसे क्योंकि आप वानिकी विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं डॉक्टर उर्मिला, तो क्या संरक्षण के लिए क्या उपाय आप सुझाएंगे कि किस तरह के उपाय किए जाएं जिससे ये संरक्षित रखा जाए और इसका रोपण किया जाए? इस संदर्भ में आपका क्या सुझाव है और वानिकी विश्वविद्यालय क्या कर रहा है? सबसे पहले तो बात आती है मैम इसके संरक्षण की, क्योंकि यह एक प्राकृतिक पौधा है, तो संरक्षण तो इसका बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया कि इसकी जो प्लांटेशंस है अभी कहीं भी हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अभी तक जो है प्रवर्धन का जो काम है वो हमारा विश्वविद्यालय लेवल तक, प्रयोगशाला तक तो हमने सफलता प्राप्त कर ली है, पर निश्चित तौर पे कुछ ही समय में हम इसमें सफलता हासिल कर लेंगे इसकी ताकि हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करा सके। पर मैं इसके संरक्षण के लिए सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो भी इसका नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ इसकी नेचुरल पॉपुलेशन है, उसे बनाए रखें। तो वो किस तरह से बनाए रखें कि ना तो इसे सबसे पहले आग से बचाए। आग के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि चीर पाइन का एसोसिएट है, तो उस खतरे से भी बचाएं और साथ में ग्रेजिंग से भी बचाएं। जी। और उसके बाद हम लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ हो सके तो हम इसे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि चारे के लिए भी यूज़ होता है और जलाने के लिए लकड़ी भी यूज़ हो सकती है, पर हमें उन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। जी जी, निश्चित तौर पर जितने आपने इसके औषधीय गुण बताए और इसके अलावा इसकी जो महत्ता बताई, औषधीय गुणों में बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज तो कर ही रहा है, लेकिन किसी न किसी तरह से पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान कर रहा है और अपने आप में ये प्राकृतिक पौधा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है मनुष्य के जीवन में। तो निश्चित तौर पर किसान बागवानों तक आज की ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। काफल की महत्ता पर आज हमने विशेष रूप से बात की। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में उम्मीद करते हैं आज का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, महत्वपूर्ण रहा होगा, रोचक रहा होगा। इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेने का समय हो गया है। आप सभी से इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।